एस्टेट एक रिस्क से भरी हुई मार्केट है। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपकी ख्वाहिश हुई होगी, आपकी ज़रूरत पड़ी होगी प्रॉपर्टी ख़रीदना, या तो शायद आप इन्वेस्टर हों और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना चाहते हो। किसी भी केस में प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपको बेशतर मालूमात यूट्यूब से, बल्कि हमारे चैनल से भी मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसी अहम चीज़ है जिसको हम पाकिस्तानी हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे अपने रिस्क को कम से कम करना है। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे रिस्क हैं जो कि आमतौर पे हमें मालूम होने के बावजूद भी हम जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो उन्हें हमेशा से नज़रअंदाज कर देते हैं। वो तमाम के तमाम रिस्क जो कि लैंड पे भी और एक ऑलरेडी डेवलप्ड प्रॉपर्टी, या कि आप कोई कमर्शियल यूनिट ले रहे हैं या कोई हाउस परचेज कर रहे हैं, किसी भी किस्म की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है उनको मद्देनज़र रखना और उनको कैलकुलेट करने के बाद एक साउंड डिसीजन लेना। प्रॉपर्टी न्यूज़, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमाद शाह और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको मालूम हो कि रिस्क क्या क्या है मार्केट में। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, सो मैनी इश्यूज, सो मैनी डेंजर जोन्स, जिसमें एक इनोसेंट इन्वेस्टर चला जाता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया कर देता है। मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि सबसे पहले मैं आपको वो रिस्क बताऊं, उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने जाविये के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से उन रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करें। मेक श्योर करें कि वो रिस्क ना हो, ताकि जो है आप एक मजबूत फ़ैसला कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे एक और बात भी बहुत अहम है कि ये तमाम रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अपने कंसल्टेंट से या अपने दोस्त से या अपने घर में किसी से मशवरा करते वक्त और अपनी रिसर्च करते वक्त इन तमाम चीज़ों को आपने अपनी नोट पैड पे, अपने पेपर पे पेन डाउन कर लेना है और इन तमाम चीज़ों को इनलिस्ट करने के बाद मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट ये वाली बुनियादी चीज़ें जो हैं, ये वाली बुनियादी प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके बारे में आप 100% श्योर और आपको तमाम मालूमात और जानकारी इनके बारे में हो, ताकि ये बेसिक चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाए। तो जनाब शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो रिस्क है बहुत ही आम सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस, दैट इज़ कि ज़मीन ना मिलने का रिस्क। जी हाँ, ये एक रिस्क है, ये एक ख़तरा है, एक बहुत बड़ा इशू है जो कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे इन्वेस्टर और परचेज़र के साथ होता है। आप पेमेंट कर देते हैं, मोस्टली ये सोसाइटीज़ में हो रहा है, इलीगल सोसाइटीज़ में हो रहा होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रहा होता है, कमर्शियल यूनिट्स में भी हो रहा होता है, या अनडेवलप्ड प्रोजेक्ट्स में हो रहा होता है और डेवलप में भी होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन आपको ज़मीन नहीं मिलती। उसकी 12 वजूहात, बेशतर वजूहात हैं। कहीं पे मुतनाज़ ज़मीन होती है, कहीं पे लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं, कहीं पर ऑनर जो है उनकी डेथ हो गई या कहीं चला गया है, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे पार्टनरशिप के इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सफ़र जिसको करना पड़ता है वो होता है एंड यूज़र, एंड कंज्यूमर, और वो आप हैं। तो इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपको ज़मीन मिलेगी। वो कैसे आपको पता चलेगा? आपने जो कंस्ट्रक्टर है उनके पोर्टफोलियो को देखना है, जो डेवलपर है उनके पोर्टफोलियो को देखना है, जो लैंड है, जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लैंड है उसकी लीगैलिटीज़ को देखना है, तमाम मुताल्लिक़ा इदारों से जो है ना उसकी अपनी छानबीन और इन्वेस्टिगेशन करनी है, मालूमात हासिल करनी है, ताकि आप कहीं किसी ऐसी जगह पे अपनी मेहनत की जमा की हुई पूंजी लगा ना दें कि जहाँ पे आपके सारे पैसे बजाय आपको प्रॉफिट देने के जो हैं वो भी ज़ाया हो जाएँ। सेकेंड रिस्क जो है वो भी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट रिस्क है, दैट इज़ के ज़मीन टाइम पे ना मिलने का रिस्क। जी हाँ, ज़मीन ना मिलना और टाइम पे ना मिलना, ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम ख़तरनाक है, लेकिन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाता है। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास 40 लाख है, 50 लाख रुपीज़ है, आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे अपने पैसों को लेके या किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। अब आपकी समझ के मुताबिक आपको 3 ऑप्शन पसंद आया उनमें से, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपको पसंद आया, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैं अवेल कर लूँ क्योंकि उसमें ये रीज़न्स हैं। वो सारी चीज़ें आपने अपने ज़ाविये के मुताबिक, अपनी परसेप्शन के मुताबिक, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैलकुलेट करनी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आपको ऑप्शन 3 पसंद आ गया, आपने उसके लिए पेमेंट कर दी। अब होता क्या है कि आपने पेमेंट कर दी लेकिन आपके नाम पे वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, आपको टाइम पे नहीं मिल रही, टाइम से डिले हो रही है। आप बाज़ औक़ात देखा गया है कि केसेस चल जाते हैं, बाज़ औक़ात देखा गया है कि महीनों और सालों लग जाते हैं आपको वो चीज़ प्रॉपर्ली अवेल करने में। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप पैसिवली जो है ना लॉस में जा रहे होते हैं। अगर आपने उस वक्त ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट कर लिया होता एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 3 जिसमें आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया, लेकिन चूंकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट या एसेट आपको मिला नहीं और ऑप्शन 1 और 2 वालों को अपना एसेट जो है मिल गया, या अगर आप भी ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट करते तो आपको भी ऑन टाइम एसेट मिल जाता, तो वो ज़्यादा फेवरेबल होता एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन के जहाँ पे आपको कुछ मिला ही नहीं। तो टाइम पे मिलना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप किसी भी ऐसी जगह पे ना जाएं
कि जहाँ पे इस ऐसे किसी भी किस्म के जो है ना शुबहात मौजूद हो। अगर शुबहात हो तो उनको 100% क्लियर करें, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, आपने मेहनत से कमाए हैं, इन्हें पलों में गंवाना नहीं है, बल्कि सोच समझ के आपने फैसला करना है। जो तीसरा रिस्क है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले मैंने बात की कि ना मिलने का रिस्क, दूसरी मैंने बात की कि टाइम पे ना मिलने का रिस्क, तीसरा टाइम पे भी मिल रहा है, मिल भी रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल रहा जहाँ पर आपने सोचा था या जहाँ पे आपसे वादा किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको पसंद है या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या आपकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं पार्क के सामने या आसपास जो है ना अपना प्लॉट परचेज करूं, ताकि जब मैं कल को वहाँ पर घर बनाऊं तो मेरे घर के सामने पार्क मौजूद हो। शायद आपके घर में छोटे बच्चे हों या शायद आपके वालिदैन हों जो कि एंजॉय करना चाहते हों, जो कि अपनी रिटायरमेंट एज गुजारना चाह रहे हों, तो उनके लिए एक ऐसी लोकेशन होना काफ़ी एक अहमियत की बात होती है बहुत सारे लोगों के लिए। अब आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपने प्लान किया है, लेकिन बाय एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपको जो प्लॉट दिया जाता है उसके सामने पार्क ही नहीं। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, शायद वो लेआउट मैप चेंज हो गया है, शायद वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे, शायद टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई हैं, या शायद पार्क ही नहीं रहा, या शायद रोड इतनी बढ़ चुकी है, या शायद कटिंग्स के अंदर इतनी एडजस्टमेंट हो गई है कि आपका जो प्लॉट जो कि मैप पे लोकेशन आ रही थी उससे ड्रिफ्ट हो चुका है और आपके जो एक्चुअल जो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन थी वो आपको मिल नहीं रही। तो इस रिस्क को भी कवर करने का सेम वही तरीक़ेकार है, इसको कम से कम करने का सेम वही तरीक़ेकार है कि आपने जो है एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी रिलायबल मास्टर प्लान पे फोकस करना है जो कि ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हों और जिनके साथ ऑलरेडी क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस ऐसे हों कि ऐसी एटलीस्ट किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जनरेट ना हुई हो। आमतौर पे छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे हाउसिंग सोसाइटीज़ या प्लॉटिंग्स वाले जो है उनके साथ ये बहुत सारे मसाइल देखे गए हैं, क्योंकि वो एक अनप्लान्ड होता है। मतलब एक्सपीरियंस जब नहीं होता, जब लेआउट प्लान प्रॉपर नहीं होता, मास्टर प्लान सोसाइटी का प्रॉपर नहीं होता, प्लॉटिंग स्कीम के अंदर 100% श्योरिटी के साथ लैंड डिवीजन नहीं हुई होती, तो एज़ पर द जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट होती है, रोड्स की एक्सपेंशन होती है, सीरीज की लाइंस डलती हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को लेके आपकी जो लोकेशन है लैंड की या आपकी जो कटिंग्स हैं वो ड्रिफ्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से अमूमन 5 मरला 4.5 मरला रह जाता है। और जब ये 5 मरला 4.5 मरला रहा है तो आधा आधा मरला करके वो लाइन में जितने प्लॉट्स थे वो लोकेशन से ड्रिफ्ट हो गए और आप जो कि शायद पार्क के सामने या मस्जिद के सामने या स्कूल के सामने या मेन कॉर्नर पे लेना चाह रहे थे, किसी भी लोकेशन पे लेना चाह रहे थे, अब वो लोकेशन आपको एग्जैक्टली वैसी नहीं मिलेगी जैसी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पहले से जानें ताकि आप इनको बाद में कैलकुलेट भी अच्छे से कर सकें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क है जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आपको प्लॉट भी मिल गया, आपकी टाइम फ्रेम में भी मिल गया, आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन पर भी मिल गया, लेकिन उस हालत में नहीं मिला कि जिस हालत में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जनाब प्लॉट में क्या हालत, मतलब कि प्लॉट तो एक अपनी हालत में ही होता है, ज़मीन तो ज़मीन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि रोड्स बनाए जाते हैं, रोड्स के लिए जो है मिट्टी चाहिए होती है, वो आसपास के प्लॉट से जो है ना ले ली जाती है। आमतौर पे ऐसा होता है कि आपने एक प्लॉट परचेज़ किया है, आपके प्लॉट के अंदर भराई वाली मिट्टी जो है ना फेंक दी गई है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने प्लॉट परचेज़ किया, उसके अंदर अनप्लान डेवलपमेंट हो गई है, यानी कि कोई स्ट्रीट के अंदर से कोई स्ट्रीट की एक्सटेंशन आ गई है या सीवरेज की वजह से कोई मसला क्रिएट हो गया है। तो यानी कि उस हालत में प्लॉट ना मिलना कि जिस हालत में आपने एक्सपेक्ट करना था या आपने परचेज़ किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अभी तक जो इतनी मैंने आपको बता दी उसमें सबसे पहला क्या था कि ज़मीन ना मिलना, सेकंड ये था कि ज़मीन टाइम पर ना मिलना, थर्ड ये था कि ज़मीन उस लोकेशन पर ना मिलना जहाँ पर आपने एक्सपेक्ट किया था, फोर्थ ये था कि उस हालत में ना मिलना कि जिस हालत में आप चाह रहे थे अपने प्लॉट को हासिल करना, और हालत से मुराद यहाँ पर उसकी लैंड वैल्यू, लैंड एवेल्यूएशन और लैंड लोकेशन और लैंड सिचुएशन की बात हो रही है। पांचवा बड़ा कॉमन लेकिन हाईली इग्नोर्ड रिस्क है जिसके बारे में असल में जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाता है। ये सोचना छोड़ दीजिए कि पैसों से कारोबार होता है। पैसों से कारोबार चलता है, कारोबार स्टार्ट होता है आपकी मेहनत से, आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से, स्ट्रॉन्ग रिसर्च, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद जब आप पैसे लगाते हैं स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में, तो तभी आपके कारोबार को, आपकी इन्वेस्टमेंट को हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और इसी रिसर्च के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़मीन के तनाज़ात के बारे में मालूमात करना। मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे मौजूद हैं ऑलरेडी। अगर आप शहरों में बात करते हैं तो उन इदारों से प्रॉपरली ग्रीन सिग्नल लेने के बाद जो है किसी प्लॉट में, किसी सोसाइटी में, किसी लैंड में या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है,
ये और कोई नहीं आप करेंगे, और इसको मेक श्योर आपने करना है कि ज़मीन पे किसी किस्म का कोई भी तनाज़ा मौजूद नहीं है। आमतौर पे ऐसे होता है कि एक लैंड के मल्टीपल ऑनर्स होते हैं, उनमें से एक ऑनर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो लैंड पे तनाज़ा बन जाएगा और उसके ऊपर स्टे लग जाते हैं, और फिर आपने देखा है कि सालों से जो है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बीच में रुके हुए खड़े। उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग, और इसमें नुकसान किसको हो रहा है? एंड यूज़र को हो रहा है, आप जैसे लोगों को हो रहा है, हम जैसे उन लोगों को हो रहा है जो कि परचेज करना चाहते हैं एट द एंड लेवल पे। उनको ये नुकसान होता है कि वो पेमेंट कर देते हैं, हाफ पेमेंट कर देते हैं, जितनी भी पेमेंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो आप चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पैसे फंस जाते हैं। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन भले कि आपको नज़र आ रहा हो कि यार इस वक्त मुझे नहीं लगता कि शायद मुतनाज़ जगह नहीं होगी या तनाज़ा नहीं जनरेट होगा, लेकिन फिर भी आपने 100% मेक श्योर करना है कि किसी भी किस्म की फ्यूचर में भी तनाज़े की पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर लैंड पे, पर्टिकुलर एरिया पे ना हो कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन रिस्क है, बल्कि मैं रिस्क नहीं कहूँगा, इसको एक खौफ कहूँगा, एक परसेप्शन कहूँगा, एक डर कहूँगा जो कि इन्वेस्टर के जहन में होता है, वो है मार्केट गिरने का रिस्क। वैसे अमूमन ये देखा गया है, और जनरली अगर जितनी भी केस स्टडीज़ आप कर लें फ्यूचर में, पास्ट में अगर आप जितनी भी केस स्टडीज़ कर लें, तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट जो है ना एक अच्छे खासे बूम में चल रही है। यानी कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की एंड है, या कहीं पे जो सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, किसी भी प्रोफेशन से अर्न किया गया पैसा कहीं पर अगर डंप किया जाता है, तो वो रियल एस्टेट मार्केट है। और यही वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ही कम जगहों पर देखा गया है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है जिस पे आपने ख़रीदी थी उससे कम हो जाए। हाँ, ऊपर वाले जितने रिस्क मैंने आपको बताए हैं, उन रिस्क को अगर आप मद्देनज़र ना करें और आपके इस पेमेंट के दौरान या पेमेंट के बाद या डेवलपमेंट के दौरान ऐसा कोई रिस्क नमूदार हो जाए, तो बहुत मुमकिन है कि प्रॉपर्टी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे चली जाए। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं देखा गया कि जहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी वैल्यू से नीचे जाए। हाँ, अगर इम्प्योर प्रॉपर्टी है, इलीगल प्रॉपर्टी है, तो उसमें ये मसाइल आते हैं कि जब इदारों की तरफ से एक्शंस लिए जाते हैं या प्रॉपर्ली एक जो है ना स्ट्रॉन्ग हैंड रखा जाता है, तो ये मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन अदर देन दैट, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही होती है। अब कितना ज़्यादा उसने रिटर्न देना है, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लोकेशन डिपेंड करती है, आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है वो डिपेंड करता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारी बहुत सारी और वीडियोज़ है जिसमें हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है कि अगर आप किसी रियल एस्टेट में या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल करें। लेकिन जो भी हो जाए सिचुएशन, रिजल्ट्स आमतौर पर अच्छे और पॉजिटिव साइड्स पे ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो कि शायद मैं पहले आपको बताना भूल गया, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के मामलात में बयाने की बात होती है। यानी कि आप किसी के साथ डील कंफर्म कर लेते हैं, आपको जगह पसंद आ गई, आपने हर किस्म की कंफर्मेशन कर ली, आप प्रॉपर्ली इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी को बाय करने में और एक सेलर इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी को सेल करने में, तो एज अ टोकन मनी आप एक बयाने की कीमत अदा करते हैं जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती। और बयाने के कुछ असूल, कुछ एक जनरल से असूल भी बने हुए हैं कि जिसने जो है उस एग्रीमेंट से फिर हाथ पीछे करना है या एग्रीमेंट से पीछे पलटना है तो उसको बयाने की इतने इतने परसेंट या बयाने के ऊपर एडिशनल इतने देने पड़ेंगे उस लीगल बाउंड्री से निकलने के लिए। अब यहाँ पर मसला ये होता है जो कि रिसेंटली हमारे एक जानने वाले के साथ भी हुआ था कि सेलर जो है आप उसको बयाना दे देते हैं और आप उसको पूरी पेमेंट देना चाह रहे होते हैं बाद में, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम आप रख लेते हैं, 3 महीने का, 2 महीने का, जहाँ पे आप अपने कैश को मैनेज करते हैं और कैश ला के आप अपने इन्वेस्टर को, अपने डीलर को जो है ना हैंड ओवर करते हैं, वो फिर आपके नाम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस दौरान अक्सर ये होता है, देखा गया है मोस्टली, और ये शेकी डीलर्स, और जब आप अनरिलायबल सोर्सेज पे जाते हैं तो तभी ऐसा होता है कि मार्केट की रेट्स अप हुए और अब जो डीलर है, यानी कि फॉर एग्जांपल 30 लाख का एक प्लॉट था, अब वो मार्केट में 45 लाख का है। तो डीलर ने अगर बयाने की लिमिटेशन से या बाउंड्री से निकलना है, बॉन्डेज से निकलना है, तो उसको शायद आपको 2 लाख रुपए देने पड़े। तो डीलर्स यूजुअली ये करते हैं कि आपको आपके वो 2 लाख रुपए दे देते हैं और बयाने की उस लीगल बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त जो है अपनी मार्केट या अपने प्लॉट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में नज़र आ रही होती है, और वो थोड़ा सा ये नुकसान या ये जो एक वे इख्तियार करते हैं उस बॉन्डेज से निकलने के लिए। तो मेक श्योर ये भी करना है कि आप जहाँ पर भी जाएँ, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें, अच्छे डीलर का चुनाव या अच्छे सेलर का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो मैं यूँ कहूँगा कि आपको किसी भी हद में, किसी भी तौर में जो है कॉम्प्रोमाइज़ डीलर पे नहीं करना चाहिए। गो कि आपका बहुत करीबी है, गो कि आपका बहुत अपना है, लेकिन आपका उसका शेकी बैकग्राउंड है, उसकी क्लाइंट लिस्ट जो है वो खुश नहीं है उससे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बल्कि हमेशा
एक ऐसे डीलर का, एक ऐसी एजेंसी का इंतखाब करें जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, जिसका मार्केट में टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हो, जिसके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के प्लैटिनम पार्टनर्स भी हों। जितने अच्छे पार्टनर होंगे उतनी अच्छी लोकेशन आपको मिलेगी उन सोसाइटीज़ में, और उतना स्ट्रांग जो है ना आपका इन्वेस्टमेंट का फैसला मजबूत होगा और उतना मुस्तहकम होगा। तो बयाने वाला इशू भी एक होता है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी आता है कि आप लोग इन्वेस्ट करते हैं मेड प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि शॉप में इन्वेस्ट कर लिया, यानी कि किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर लिया, किसी हाउस में इन्वेस्ट कर लिया। यहाँ पर एक बहुत कॉमन इशू ये आता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट से वाकिफ़ नहीं हैं, आप नहीं जानते कंस्ट्रक्शन के एक्सपीरियंसेस को या टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते, तो आपके साथ स्ट्रक्चर के लेवल पे जो आपने बिल्डिंग खरीदी, जो आपने शॉप खरीदी, जो आपने अपार्टमेंट खरीदा, हाउस खरीदा, उसके स्ट्रक्चर के लेवल पे आपके साथ जो है ना बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लो होती है, उसके अंदर सीपेज का मसला आता है, उसके अंदर जो है सीवरेज का मसला आता है, उसके अंदर जो है मोस्टली आपके पास उसके अंदर लो क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह कुछ लोग होते हैं हाउस खरीदते हैं, वो चाहते हैं कि चलें आज मैं ये ग्राउंड फ्लोर ले लूँगा, कल को इसको मैं ऊपर जो है ना डेवलप कर लूँगा, ऊपर कंस्ट्रक्शन करके इसको डबल स्टोरी बना दूँगा। उनके लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी अच्छे इंजीनियर से या किसी अच्छे कंस्ट्रक्टर से इस चीज़ का एनालाइजेशन ज़रूर करवाएं कि जनाब क्या इस बिल्डिंग में या इस ऑलरेडी मेड स्ट्रक्चर में इतनी सलाहियत है कि ये कल को इसके ऊपर एक और पूरा फ्लोर जो है अफोर्ड कर सकता है या नहीं अफोर्ड कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग आपको झांसा देते हैं फैसिलिटीज़ का। बिजली, पानी, गैस, ये बुनियादी ज़रूरियात है जो हर जगह पे होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और यहाँ पर मोस्टली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, इन इलाकों में पानी का एक बहुत मेजर इशू पाया जाता है। इसको कैसे ओवरकम करना है हुकूमती सतह पर जो भी हो रहा है, इस वक्त हमारा कंसर्न हुकूमत क्या कर रही है उससे नहीं है। हमारा कंसर्न इस वक्त ये है कि हमारा जो पानी अनअवेलेबल होने का, बिजली अनअवेलेबल होने का रिस्क है, उसको कैसे हमने कम करना है। और वो रिस्क आपने कम करना है खुद उस एरिया में जाके इन्वेस्टिगेशंस करके। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम करते हैं तो हम तो सिंपल सी बात ये करते हैं कि अगर हमें कहीं से कोई पानी भरते हुए ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि एरिया में प्रॉब्लम है पानी का। फिर हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये लोग जो पानी भर रही हैं कहाँ से आए हैं। फिर उधर ही किसी से पूछ लेते हैं कि यार ये पानी का मसला कैसा है कैसा नहीं है, वो आपको एक काफ़ी एक प्रॉपर आइडिया दे देते हैं। फिर कुछ एरियाज़ में ऐसे होता है कि गैस कनेक्शंस कहीं पे होते हैं, कहीं पे नहीं होते। ये मसला उन जगहों पे आता है जहाँ पर पहले कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन नहीं लिया गया था लीगली, तो तब तक कनेक्शंस दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस पर एक्शन लिया जाता है तो फर्दर गैस के कनेक्शन नहीं दिए जाते। बहुत सारे लोग आपको ये कह के भेज देते हैं कि गैस यहाँ पे आने वाली है, या देखें जी वो मोस्टली जो डीलर्स का या मोस्टली जो सेलर का ये होता है कि देखिए जी ये पड़ोस में तो देखिए मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी मीटर लगने वाला है, लग जाएगा। तो इसकी प्रॉपर सेटिस्फैक्शन और इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है कि जनाब क्या मीटर कानूनी तौर पे लग सकता भी है या नहीं लग सकता। जनाब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना या ज़िंदगी में कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना एक बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जहाँ पर मिडिल क्लास सोसाइटी की एक बड़ी जो है ना सोशल फैब्रिक मौजूद है, एक बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पीछे 10-10, 12-12, 15-15 साल की सेविंग्स होती हैं जो कि आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए जमा करते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस इमोशनल डिसीजन को लेने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने प्योरली इमोशंस पे काम नहीं करना। यू हैव टू रिलाई ऑन योर लॉजिक, अपनी रिसर्च पे काम करना है। 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50,000 तो उसकी रिसर्च पे लगाएं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें और रिस्क को कम से कम कर सकें। रिस्क के बारे में जानना रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हमें रिस्क का पता होता है, गाहे बगाहे इधर उधर हम इन प्रॉब्लम्स को सुनते रहते हैं। शायद मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सारी बातें तो मुझे मालूम थी, बिल्कुल आपको मालूम थी, लेकिन ये बातें मालूम होने के बावजूद भी जब आप इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो इन बातों को मद्देनज़र क्यों नहीं रखते। उसकी वजह यही है कि आपके ये बातें सिर्फ मालूम में रह जाती हैं, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक एक चीज़ को चेक नहीं करते। मैंने आज शायद 8-9 बातें आपको बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक हैं। आपको चाहिए कि आप उसको पेपर पे जो है ना पेन डाउन करें, और जब भी आप परचेजिंग करने जा रहे हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रियल स्टेट में वेरी स्पेसिफिकली, तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर हर हाल में करना है। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारी टेक्निकल और इन डिटेल बातें मुझसे मिस हो गई हों, बहुत सारी बातें शायद मेरे जहन में ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे उन खदशात, उन शुबहात और उन इम्पॉर्टेंट
रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स का जिक्र ज़रूर करेंगे, ताकि इससे मेरे इल्म में भी इजाफा और इस वीडियो को देखने वाले लोग जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके उन चीज़ों को देखें, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि कैसे वो मसाइल हैं कि जिनको एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप और प्रॉपर एक प्लानिंग की बेसिस पे हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना, और जैसे फिर वही बात की मैंने कि 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले 25-30-50 हज़ार रुपये सिर्फ अपने फ़ैसले को मेक श्योर करने पे लगा देना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। अपने फ़ैसलों को मजबूत कीजिए। मेरी दुआ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन रिटर्न्स लाए, और मेरी दुआ है कि मेरी वीडियो से आपको कोई अच्छा फ़ायदा हासिल हो। इसी मैसेज के साथ वीडियो का अख्तिताम करूँगा। सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब के चैनल को, और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे को सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो करें, और किसी किस्म की क्यूरीज़ हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, क्यूरीज़ हैं, किसी भी किस्म के सवालात हैं, कोई भी आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं नई वीडियोस कैसे बनानी चाहिए, या कोई हमारी गलतियां कोताही हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उन गलतियों कोताहियों को कवर करके आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियोस बनाऊं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।